नमस्कार, वेदांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में गुणनखंड पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने जो पढ़ा था वो ये क्वेश्चन था कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिसके 3 गुणनखंड हो। ठीक, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके 3 गुणनखंड। आज का पहला क्वेश्चन है, एक अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं जिसके केवल 3 गुणनखंड हो। उसमें हमने निकाला था 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं, यहाँ हम निकाल रहे हैं 1 अंक की। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि 3 गुणनखंड केवल अभाज्य संख्याओं के वर्ग के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है p होता है और एक होता है p स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है कि वो अभाज्य संख्या का वर्ग हो और उसमें एक ही अंक हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इसका होता है 1, 2 और कितना 4। फिर देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का कितना 1, 3 और फिर 9। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं 5। तो जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या 1 अंक की नहीं 2 अंक की आ जाती है। संख्या 1 अंक की नहीं 2 अंक की आ जाती है, और 2 अंक की आते ही हमें पता चलता है कि ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर सिर्फ 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 संख्याएं संभव है। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कल वाले की 2 कॉपी है। देखिए, अब इसमें अगर मैं कहूं कि 3 अंक की कितनी संख्याएं संभव है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जिसके 3 गुणनखंड हैं, तो कैसे करते हैं? देखिए, हमें निकालने 3 अंक के। अब हमें पता है कि 2 का, 5 का, 3 का, 2, 3, 5, 7 और हाँ इनके ही जो हैं 7 के बाद 11, हाँ इनके ही जो है 1 और 2 अंक की संख्या हम निकाल चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करते ही वो 121 प्राप्त होगा। और संख्या कितनी है? 3 अंक है। ये संख्या 1 है और अंक कितने हैं? 3। पूछे कितना है? 3 अंक। अब इसके बाद अगर हम 13 करेंगे, 13 का हो जाएगा 169। फिर इसके बाद अगर हम 17 का करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 343। ठीक है, इसके जस्ट बाद यदि हम देखें तो 19 का करेंगे। 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 के जस्ट बाद हम 23 का करेंगे। 23 का होता है 529। 23 का स्क्वायर 529। और इसके बाद अगर हम करेंगे 27, 25, 29, तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 961। 29 का स्क्वायर 961। और जैसे ही हम 31 पर पहुँचेंगे तो हमें ये देखना है कि उसमें 3 अंक होते हैं या नहीं। 29 का स्क्वायर ठीक है मेरा? कर देख लो। 9 नम 4 प्लस 9 नम 81 प्लस 9 में 18, 9 में 18, 2 में 36, 1, 8 अच्छा 14। गलत है भैया मेरा। गलत है ये होगा 841। ठीक है, 31 का होता है, 31 का वर्ग 961। 31 का वर्ग होता है 961। ठीक है, अब कुल मिला के कितनी संख्याएं बनी? 1 2 3 4 5 6 7। कुल मिला के 7 संख्याएं हैं
जिसके 3 गुणनखंड होंगे और वो संख्या 3 अंकों की होगी। तो कुल मिला के कितने हैं? 7 संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तीनों ही तरह से मैंने आपको करा दिए हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक तथा √n के बीच n के 8 गुणनखंड हैं, 8 गुणनखंड है, तो n के गुणनखंड ज्ञात करो। अब मैंने आपसे एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि यदि हमारी कोई संख्या है, मान लीजिए वो p है और p हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर है। p है और p हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर हम मान लेते हैं 16 को। यदि हम 16 के गुणनखंड करें तो 1 16 2 8 4 4 16 यही होता है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ √16, √16। अब मैं आपसे एक चीज कहूँ कि यदि इसके बीच में कितने गुणनखंड हैं, 1 और 16 के बीच में कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे इसके और √16 के बीच में 1 गुणनखंड है। और 16 और √16 के बीच में कितने गुणनखंड हैं, आप कहेंगे इसके बीच में भी 1 गुणनखंड है। तो यानी कि मैं आपसे कहूं कि 1 और √16 के, यानी कि √16 जो है वो एक बीच की संख्या है, दोनों तरफ से वो एक बीच की संख्या है। √16 बीच की संख्या है क्योंकि इसके बीच में भी एक फैक्टर है और इसके बीच में भी एक फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि √16 एक बीच की संख्या या फिर एक बीच का फैक्टर होगा। ठीक, अब बात करते हैं उसकी। नहीं, देखिए उसने कहा है कि 1 और √n के बीच में 8 गुणनखंड है, यानी कि 1 है, √n है और फिर एक n है। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ, जैसे 16 का क्या था, 1 16 2 8 और 4 4, इसको लिख के मैंने क्या लिख दिया, √16 लिख दिया। तो 1 और 16 के बीच में 1, उसने कितने कहा है, 8, इसके बीच में कितने हैं, 8। अब 16 यानी कि n और √16 के बीच में कितने हैं, 1, तो इसके बीच में भी कितने होंगे, 8, इसके बीच में भी कितने होंगे, 8। तो यदि हम इन्हें जोड़े, उसने कहा है कि n के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। तो n के जब हम कुल गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो उसमें हम करेंगे, मान लीजिए एक तो ये है 8, ये है 9, एक ये है 8, ये एक ये है 9 और एक ये है 9 दूनी 18 और एक 19 फैक्टर है टोटल कितने हैं, 19 फैक्टर। क्योंकि उसने कहा है 1 और √n के बीच, यहाँ हमें 1 को काउंट नहीं करना, √n को काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि उसके बीच में, अगर उसके बीच में यदि 8 है तो इसके बीच में भी 8 होंगे, ये बात डेफिनेट है। और यही हम कह सकते हैं, इसी केस में हम कह सकते हैं कि फैक्टर हमारे ऑड नंबर निकल कर आएंगे, फैक्टर हमारे ऑड नंबर के रूप में निकल कर आएंगे, सिर्फ इसी कंडीशन के रूप में, क्योंकि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग के रूप में होगी। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है तो उसके फैक्टर कभी भी ऑड के रूप में नहीं आएंगे, वो इवन के रूप में आएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि यदि कोई संख्या आपकी पूर्ण वर्ग के रूप में है तो उसके फैक्टर ऑड में आएंगे। और यदि कोई संख्या मतलब ऑड में,
यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके इवन में आएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना। यही कारण है कि आपके फैक्टर ऑड में भी आ सकते हैं, विषम भी आ सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने अभी तक आपने पढ़ा है वहां आपके फैक्टर जो है वो हमेशा कौन से में आए हैं, वो हमेशा इवन में आए हैं। ठीक, तो यही कारण है कि आपका जो फैक्टर है वो ऑड में भी आएगा, क्योंकि 4 4 को 2 बार हम गिन नहीं सकते। अगर हम 2 बार गिन सकते तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 4 4 8 2 16 1, इस तरह से भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं, फैक्टर कभी भी डबल नहीं गिना जाता, फैक्टर कभी भी डबल नहीं गिना जाता, उसकी जगह हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, यहां तक समझिए आप एक बार। देखिए एक सवाल वो लेकर चलते हैं, वही है एक अंडर रूट एन के बीच में कितने हैं। आपको उसने दे दिए हैं 16 गुणनखंड, 16 गुणनखंड दे दिए हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक और अंडर रूट एन के बीच में जितने होंगे उतने ही एन और अंडर रूट एन के बीच में भी होंगे, उतने ही एन और अंडर रूट एन के बीच में भी होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से सीरीज चलती है, इस तरह से सीरीज चलती है, यानी कि 1 2 अंडर रूट 16 8 और 16 इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो ये जो आपका आएगा ये बराबर में आएगा, यानी कि दोनों तरफ से आपका सेम होगा। ये बीच की संख्या होती है, यानी कि ये बीच का फैक्टर होता है हमारा। अंडर रूट 16 जो होगा वो बीच का फैक्टर होगा इसके और इसके बीच में। ठीक, अब यदि हमने कहा है कि एक और अंडर रूट एन के बीच में एन के 16 गुणनखंड है, तो एन के गुणनफल हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो उसने कहा है 16 किसके बीच में है, एक और अंडर रूट एन के बीच में है। एक और अंडर रूट एन को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बीच में कह दिया। तो 16 यहाँ है, 16 यहाँ करेंगे। ठीक है, 16 यहाँ है, 16 यहाँ रखेंगे। अब इनकी काउंटिंग कर लेंगे, 16 और 1 17, 16 और 1 17 और प्लस 1 17 2 34 और 1 35, कुल फैक्टर हो गया इसका 35। यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। सिर्फ इतना सा काम करना है बस। देखिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है वो मैंने शुरू में कराने थे, लेकिन इस वजह से मैंने आपको नहीं कराए। देखिए अब बता देता हूँ आप क्वेश्चंस को। देखिए नहीं मिल रही है। देखिए क्वेश्चन है, यदि n बराबर 3 की घात 14 प्लस 3 की घात 13 माइनस 12, तो n का महत्तम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ए दे दिया आपका 11, बी दे दिया आपका 79, सी दे दिया आपका 13 और डी दे दिया आपका 73। देखिए सवाल को, देखिए क्वेश्चन है n के बराबर 3 की घात 14 प्लस 3 की घात 13 माइनस 12। तो इसमें हम क्या करें, 3 की घात 13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें बताया 3 की घात 1 प्लस 1 माइनस से 3 गुना 4 लिख सकते हैं। तो बराबर 3 की घात 13 4 माइनस 3 गुना 4, यहाँ से हम 3 गुना 4 कॉमन ले सकते हैं,
तो 3 गुणा 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा 3 की घात 12 माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ से हम 12, ये हम 3 की घात 6 की घात 2 लिख सकते हैं माइनस 1, ठीक है। यहाँ को देखो सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 12 कर लिया। अब इसको एक स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 माइनस 1, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। 12 3 की पावर 6 को 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नम 81, 81 नम 9 एकम 9, 8 नम 72, 729। तो 730 गुणा ये कितना हो गया 728, ये सब गुणा में है। 12 गुणा 73 गुणा 10 प्लस 728 को यदि हम इसमें तोड़ेंगे 8 10 7 17 728, लेकिन इससे बड़ा नहीं आएगा। तो हमारा क्या, हमारा आंसर आ गया 13। देखिए कैसे आया। देखिए इन दोनों को लेकर चले सबसे शुरू में, हम इन दोनों में हमें क्या कॉमन आया, हमें मिला 3 की पावर 13 कॉमन। 3 की पावर 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 1, 3 और 1 4, ठीक। माइनस इसे हम 12 को 3 गुणा 4 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। अब यहाँ 3 की पावर 13 अगर इसे हम ऐसे लिखे हैं 3 की पावर 13 गुणा 4, तो 3 की पावर 13 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4 में क्या है 3 गुणा 4 हमें कॉमन दिख गया। तो यहाँ से कितना बचा 3 की पावर 12 माइनस 1। हमें क्या निकालना, हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकालने हैं, ठीक। अब उसने क्या कहा कि हम 3 की पावर 12 को 3 की पावर 6 और 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, बात वही है। माइनस 1 का स्क्वायर, फार्मूला खोल दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। ये फार्मूला होता है, हमने यहाँ खोल दिया। 3 की पावर 6 प्लस 1, 3 की पावर 6 माइनस 1, 3 की पावर 6 की वैल्यू 729, 729 में जोड़ा 730 और 729 में से एक घटाया 728। 12 गुना 730 को हम लिख सकते हैं 73 गुना 10, 728 अगर हम करेंगे तो 73 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। 73 से बड़ा इसका गुणनखंड अगर अभाज्य आएगा भी तो इससे बड़ा गुणनखंड नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा 73। देखिए आप इसको, देखिए अब हम क्या सीखते हैं, अब हम सीखते हैं गुणनखंडों का औसत निकालना। गुणनखंडों का औसत क्या होता है, औसत का अगर हम देखें तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें 60 के गुणनखंडों का योग बताना है, ठीक है। 60 के गुणनखंडों का योग बताना, सॉरी औसत बताना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 60 का 6 गुना 10, 6 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 यानी कि 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5। अब यदि हम पदों का योग देखें, यदि हम पदों का योग देखें सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या होती है, संख्या बराबर 3 गुना 2 गुना 2, 3 6 दूनी 12। तो संख्या कितनी आ गई हमारी, संख्या आ गई 12। ये सब चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब यदि योग देखें तो योग कैसे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर नहीं, योग ही तो देखना है। तो योग जब हम देखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तो हमारा आ गया संख्या, ठीक। ये आ गई हमारी संख्या। अब यदि हम इसको योग करें तो 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 गुना 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 गुना
2 की पावर 0 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर, अरे यार क्या हो रहा है ये, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, क्या गड़बड़ हुई है, दोबारा कर लेते हैं इसको। सिंपल ही ना जोड़ते हैं हमेशा। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। सिंपल जोड़ दो, क्या 5 करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 1 7 गुना 3 और 1 4 गुना 5 और 1 6, 7 6 6 चौका 24, 24 को 7 से करेंगे, 7 चौका 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 168, कितना आ गया 168। यहाँ पे दे दिया हम इसको एक बार, ठीक है। ये आ गया योग, ये आ गया है योग। अब यदि हम इसका औसत निकालें तो औसत क्या है, पदों का योग, यानी कि 168 बटे 12 करें, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 आ गया आपका आंसर। करना कुछ नहीं है, एक बार पदों की संख्या निकाल लो, एक बार योग निकाल लो, योग निकाल कर इस वाले फार्मूले फिट कर दो, पदों का योग पदों की संख्या। ये भी हमने सीख रखा है, ये भी हमने सीख रखा है, एक बार देख लीजिए आप इसको। देखिए अब ऐसे ही हम देखें सम गुणनखंडों का योग। अब हम सम की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 360 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। 360 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो क्या करते हैं, 360 के गुणनखंड करते हैं। 36 गुना 10, 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। ठीक है, यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें निकालना योग। अब जब हमें सम का योग निकालना है, जब हमें सम का योग निकालना है तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात का आप ध्यान रखना कि जो हम 2 की पावर शुरू करेंगे वो 0 से शुरू नहीं करेंगे, वो 0 से शुरू नहीं करेंगे। यदि हमने इसकी पावर 0 से शुरू कर दिया तो वो फिर सम नहीं होगा, वो तो फिर हमारा क्या होगा, वो सभी गुणनखंडों का योग निकल जाएगा, वो सभी गुणनखंडों का योग निकल जाएगा, वो सम का नहीं निकलेगा। तो सम में हमें क्या करना है, जब हम इसकी गुणा करते हैं, जब हम इसकी गुणा करते हैं तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 यहाँ से करते हैं, और बाकी का हम क्या कर लेते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इतना करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12 रेख 13 गुना 3 3 9 और 3 12 रेख, गलत हो गया, सही है, 3 3 9, 9 और 3 12 रेख 13 गुना 5 रेख 6। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत, ठीक है, 14 हो गई है। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेते हैं,
14 और 13 की करते हैं। 4 तिया 12, एक हासिल 3 गंदी 4, 14, 2, 8, 182, 6 सौ 4 दिन 12 का 8 48, 1092 आपका आंसर आ गया। बस इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सम निकालते हैं, जब हम सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं, तो वहाँ हमें 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना, हमें 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है सम निकालने में। यदि हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर देंगे तो वो सम नहीं निकलेगा, वो सभी गुणनखंडों का योग निकल जाएगा। अब एक मैं विषम का बता देता हूँ, ठीक है, एक विषम का बताता हूँ। विषम का क्या है, 420 पे विषम गुणनखंडों का योग याद करो, ठीक, वही है 420 को हम तोड़ लेते हैं। 42 गुना 10, 7 6 42, 5 गुना 2, तो 7 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। उसने कहा है सम, उसने कहा है सम, तो सम वाले में हम क्या करते हैं, सम वाले में विषम, उसने विषम कहा है, सम नहीं, उसने कहा है विषम, तो विषम वाले में हम 2 की पावर कुछ भी हो उसको नहीं लेते, 2 की पावर कुछ भी हो उसको नहीं लेते, और जितनी पावर दी गई हो योग में उसको 0 से स्टार्ट करके जहां तक दिया गया है वहां तक कर लेते हैं। तीन और एक 4, 4 और एक 5 और एक 6, 7 और एक 8, 8 चौक 32 गुना 6, 6 दूनी 12, 41, 6 18, 1 19, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए यहां तक समझ में आया। देखिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट यानी कि गुणनखंडों के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी कि पदों का गुणनखंड, पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल। तो मान लीजिए कोई संख्या a है और इसके हमें पदों का गुणनखंडों का गुणनफल, पदों का नहीं, गुणनखंडों का गुणनफल। तो मान लीजिए कोई हमारी संख्या a है और इसके हमें जो है फैक्टर का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल निकालना है। तो प्रोडक्ट, तो इसका फार्मूला ये होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू a की पावर नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। तो ये इसका फार्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ ए, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ ए यानी कि ए की पावर जो हमारा फैक्टर दिया गया है उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2, ये हमारा इसका फार्मूला है। अब यदि हम इस पे सवाल करें तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर 90, ठीक, यानी कि 90 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो। 90 के करते हैं 9 गुना 10, 9 का 3 की पावर 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब यदि हम इधर पदों की संख्या करें, पदों की संख्या कितनी है, 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब प्रोडक्ट क्या है, पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल बराबर 90 की पावर 12। इसको सॉल्व करना बहुत आसान, मतलब हार्ड है, तो इसको हम यही और यही आपके ऑप्शन में मिल जाएगा 90 की पावर 12। देखिए ठीक है, इतनी चीज समझ में आई।
अब यदि हम एक आधा और निकाल लेते, चलिए 240 का ही निकाल लो। 240 का जब हम करेंगे तो 24 गुना 10, 24 को क्या लिख सकते हैं 8 या 24, 2 5, 2 की पावर 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5, 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या इक्वल्स टू 20। तो गुणनफल जब हम निकालेंगे, गुणनफल जब हम निकालेंगे तो क्या 240 की पावर 20, यही आपका आंसर। बस इतना सा काम करना है। योगफल, गुणनफल और औसत ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें एक चीज बच गई है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और बता रहा हूँ, फिर आपका सभी गुणनखंड का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए a है और इसके फैक्टर आए x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू जेड की पावर c, और एक्स वाई जो है एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर। एक्स वाई जेड आपके प्राइम नंबर है, यानी कि ये 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c की फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन को लाना है। मतलब ये जितने भी संख्याएं होंगी ये प्राइम नंबर में होगी, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ a इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। बस इतना सा काम है। प्राइम फैक्टर ऑफ a बराबर a प्लस b प्लस c। ठीक, एक सवाल कर लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 360 के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं। प्राइम फैक्टर क्या हो, तो वही है अपना फंडा 36 गुना 10। 36 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो प्राइम फैक्टर 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो 5 और 6। ये हो गया आपका आंसर। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो उसकी घात होगी उन घात को जोड़ देना है। बस जब हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे तो एक बढ़ाकर उनकी गुणा कर रहे थे, लेकिन प्राइम फैक्टर में क्या करना है कि प्राइम फैक्टर में करना है जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर की फॉर्म में और पावर को ऐड कर देना है। जितनी संख्या आएगी वो आपके प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरह के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 की पावर 16 गुना 16 की पावर 18 और गुना 20 की पावर 21। देखिए इसमें निकालना है हमें प्राइम फैक्टर। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 5, 5 में 10 दिया 30। ठीक, तो 3 की पावर 16 गुना 2 की पावर 16 गुना 5 की पावर 16। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 16 चौक 18, 2 की पावर 4। 18 को जब हम 4 से करेंगे 8 चौक 32, 3 8 18 चौक 72, 2 की पावर कितना हो गया 72। ठीक, अब उसको क्या लिख सकते हैं 4, तो गुना 2 की पावर 21 है 4, तो हो जाएगा 64 गुना 5 की पावर 21। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको तोड़ना है और गुना में घाते जोड़ती है तो 2 की पावर 72 है, फिर 64 है और फिर 16 है। 6 4 10 2 12 1 हासिल, 7 और 2
6 और 2 8, 8 7 15, 152, 152 गुना 3 की पावर 16 गुना 5 की पावर 6 1 7 3 37। अब इनको क्या करना है, प्राइम फैक्टर बराबर 152 प्लस 16 प्लस 37। 6 2 8 7 15, एक हासिल, गलती हो गई क्या, देख लो एक बार। 7 6 2 8 7 15, एक हासिल, 4 5 5 दूनी 10, एक हासिल, 1 2 और 3 305। वही तलब बन जाना है इसका आंसर। वो देखो सही है क्या, तो लंबा नहीं आएगा। 30 की पावर 16, 16 की पावर 18, 20 की पावर 21। गलत है हमारा आंसर, एक बार देख लेते हैं इसको। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 8 चौक 32, 3 4 एकम 4 3 7 72। ठीक है, गलती हो गई क्या, 42 होगा, ये 42 होगा। 2 पावर 2। और देखें और कितना है, और 2 की पावर हम जोड़े हैं 72, 42, 16, 4 2 0, 81, 7 4 11, 12 13, 130। तो 2 की पावर 130 गुना 3 की पावर 16 गुना 5 की पावर 7 और 3 37। तो प्राइम फैक्टर हो गया 130 प्लस 16 प्लस 37। 3 1 3 4 3 6 7 और 1 8, 1 2 183। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, तो प्राइम का आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ समाप्त हुआ। कल से जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो होगा ट्रेलिंग जीरो का, और ट्रेलिंग जीरो के बाद हम एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। ट्रेलिंग जीरो के बाद हम एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, और एलसीएम एचसीएफ के बाद हम जो हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी तीनों पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो आप इसको देखिए, यहाँ तक आप जो है आपका नंबर सिस्टम अब ख़त्म होने की कगार पर है। 1-2 टॉपिक रह जाएगा, वो मैं आपको बहुत जल्द करा दूंगा। लेकिन नंबर सिस्टम के बाद, मतलब कल के टॉपिक के बाद हम एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों बहनों को राम राम।